लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नदियों के कार्य। अब आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, द वर्क ऑफ सी वाटर। इसके अंदर हम देखेंगे क्लिफ क्या होता है, सागरी जल के कार्य है ये, कोस्टल केव्स क्या होती हैं, आर्क क्या होता है, स्टैक क्या होता है, और द वर्क ऑफ विंड, पवन के कार्य में हम देखेंगे कि ये इंसेलबर्ग क्या है, ये पवन के अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और उनके निक्षेपण के द्वारा। तो इंसेलबर्ग इंपॉर्टेंट है, क्या है, मशरूम रॉक क्या होता है, रिलीफ ऑफ ओशन बेसिन, इसमें देखेंगे कि बेसिन हमारा क्या होता है और कौन कौन से पार्ट हैं इसकी संरचना क्या होती है महासागर की। आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, तो आपका जो ये प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, और इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इन तीनों महासागर में जो महत्वपूर्ण है द्वीप, उन द्वीप की लोकेशन भी आज हम मैप के द्वारा देखेंगे और उनके नाम देखेंगे कि इन तीनों जो सागर हैं उसमें कौन कौन से द्वीप हैं और उनकी लोकेशन क्या है। कोरल रीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है कोरल रीफ, ये 3 प्रकार के हैं, फ्रिंजिंग रीफ, एक बैरियर रीफ और एक एटॉल। तो इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक, ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें। और इस सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक ये बेल का आइकन बन के आएगा, इसको भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सागरी जल के कार्य, द वर्क ऑफ सी वाटर, क्या है, स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनती हैं सागरी जल के द्वारा। तो अभी हमने जो पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में कि पवन के कार्य, तो वायु के द्वारा, नदियों के कार्य, लास्ट वीडियो हमने कवर किया था नदियों के कार्य, और इसमें हमने देखा था कि नदियों के द्वारा, अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। तो आज वही चीज़ हम देख रहे हैं, सागरी जल के द्वारा जब अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है तो क्या बनता है। तो देखिए, ये हम क्लिफ, कंदरा, मेहराब, स्टैक, ये सब क्या चीज़ें होती हैं अभी आगे हम डिटेल से देखते हैं। ये आपका है महासागर, ये आपका स्थल खंड है, ये आपका महासागर है, ये आपका जल भरा है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये आपके महासागर की गहराई है इधर, और इधर आपका स्थल है, ये आपका स्थल है। ये आप समझ लीजिए कि वो बीच का एरिया है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बैक शोर। फिर बैक शोर के बाद समुद्र की ओर, ये आपका स्थल है, इस साइड में स्थल है और इधर समुद्र है। तो स्थल से समुद्र की ओर जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा एरिया पड़ेगा, बैक शोर का, पृष्ठ किनारा कहते हैं। उसके बाद जो एरिया पड़ेगा वो हमारा फोर शोर का होगा, अग्रिम किनारा कहते हैं। और फिर ऑफ शोर होगा जिसे हम सुदूर किनारा कहते हैं। अब देखिए, पृष्ठ किनारा या बैक शोर क्या होता है, जहाँ सागरीय तरंगें आगे बढ़कर पहुँचती हैं, ये भाग स्थल के तरफ की अंतिम सीमा है। ये आपका स्थल है, तो स्थल के तरफ की समुद्र की अंतिम सीमा, ये अंतिम सीमा है। जैसे कि आपने बीच में देखा होगा, क्या होगा कि सागर, इसमें समझिए आप, ये आपका जल है, ठीक है, ये यहाँ तक, ये बीच किनारा है, देखिए कोई यहाँ घूम रहा है, ये जल आपका आगे बढ़ के यहाँ तक अगर पहुँच रहा है तो यहाँ से लेके जहाँ पर जल परमानेंट है, हमेशा रहता है, यहाँ से लेके जहाँ तक ये आगे पहुँचता है और फिर वापस आ जाता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बैक शोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सागरीय जल जहाँ पर सदैव रहता है, सागरीय जल जहाँ पे सदैव रहता है उस एरिया को क्या बोलेंगे, फोर शोर बोलेंगे। जैसे किसी चित्र में आप समझ लीजिए, ये एरिया है, यहाँ पे सागरीय जल हमेशा रहता है, तो ये एरिया जो आपका हो जाएगा वो फोर शोर होगा। और ऑफ शोर क्या है, तो महाद्वीपीय ढाल का शेष उथला भाग जो सागरीय जल द्वारा आवृत या ढका हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं ऑफ शोर। देखिए, जो आपका फोर शोर है और ऑफ शोर है, दोनों जल से हमेशा ढके रहते हैं, लेकिन जो आपका ऑफ शोर है
ये महाद्वीपीय ढाल का किनारा होता है। इसे हम महाद्वीपीय ढाल जो एरिया होता है उसे, वहाँ पर जब पानी भरा रहता है उसे हम ऑफ शोर बोलते हैं। ये है आपका कोस्टल क्लिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल क्लिफ या क्लिफ क्या होता है, देखिए केव और आर्क, तटीय कंदरा और मेहराब। तो ये आपका कंदरा है, केव है ये आपका, और ये आपका मेहराब है, जिसे हम बोलते हैं आर्क। क्लिफ क्या होता है, ठीक है। तो क्लिफ में क्या है, देखो सागरी तरंगों के अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा हो जाता है तो उसे क्लिफ कहते हैं, कोस्टल क्लिफ। सागरी तरंगों के अपरदन से, सागरी तरंग क्या है, तो ये बहुत ऊंची ऊंची उठती है तरंगे, ये लहर आती है यहाँ से, इस पर टकराती है, ये सागर है आपका। तो ये सागरी तरंगे आप आएंगी और ये जो आपका किनारे है, जो चट्टान है ये पूरी आपकी, इससे टक्कर मारेंगी यहाँ पे, तो इसका चट्टान का अपर्दन होगा, ये चट्टानी टुकड़े को धीरे 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 करके तोड़ देंगी। तो ये जो खड़ा ढाल हो जाता है कोई चट्टानी टुकड़ा, क्या कहते हैं कि सागरी तरंगों के अपर्दन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा हो जाए, देखिए सागर तट है एकदम सीधा खड़ा है ये, ठीक है, ये एकदम सीधा खड़ा है, इसी को हम बोलते हैं एरिया को, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिफ, ठीक है, इसको हम क्लिफ बोलते हैं इसको। अब देखिए कोस्टल केव और आर्क क्या होता है, तो इस चित्र में नीचे वाले में देख लीजिए केव क्या है, तो ये आपका केव है, ठीक है, ये केव है, ये केव है, और ये जो आपकी डिजाइन बनी है ये आर्क है, मेहराब जिसे बोलते हैं, ठीक है। स्टैक क्या होता है, देखिए मेहराब के ध्वस्त होने से, ये जो मेहराब है, अब अगले देखिए स्टैक समझ लीजिए फिर अभी देखते हैं। मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है। ये आपका मेहराब है, जैसे कि क्या है कि ये हमारा सागर है, तो सागरी तरंगे इस पे टक्कर मारेंगी, सागरी लहरें, और इसको अपर्दित करेंगी। अपर्दित करने का मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाएंगी, जब टक्कर मारेंगी कुछ ना कुछ पार्ट इसका तोड़ देंगी। तो होगा कि आगे चल के कि पहले तो ये केव बनेगी इसकी, और फिर ये केव धीरे धीरे इसके अंदर पानी जाएगा, टक्कर मारेगा, इसका अपर्दन करेगा, तो एक समय ये आएगा जब इस तरह की संरचना बन जाएगी कि एक पूरी चट्टान का दोनों किनारे, इस पार से उस पार, चट्टान के उस पार तक ये लहरें इसको अपर्दित कर देंगी, और यहाँ पे एक खोखला पार्ट हो जाएगा जिसे हम केव बोलेंगे, और इसके ऊपर वाला जो ये एरिया हो जाएगा इसे हम बोलेंगे आर्क या मेहराब। इस चित्र में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपका केव हो गई, ठीक है, ये एरिया जो है ये क्या है, आर्क, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये चट्टानें इसको तोड़ती हुई जाएंगी, तोड़ती हुई जाएंगी, और एक समय आएगा जब ये पतला बचेगा, ठीक है, जैसे इतना पतला बचेगा, और फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से और बारिश वगैरह होती रहती है, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से ये नीचे गिर जाएगा। तब जो संरचना बचेगी, तो ये पार्ट हट जाएगा यहाँ से, तो ये इतनी संरचना बचेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैक। जैसे ये देखिए पहले ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ था यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से, ये पहले ये पूरी चट्टान ही जुड़ी हुई थी इस प्रकार से, फिर एक समय क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसका अपर्दन होता चला गया, और जो यहाँ पर ये पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये आपका नीचे गिर गया, यहाँ पे नीचे गिर गया, यहाँ पे पड़ा है। अब ये जो चट्टान, ये एक स्तंभ की भांति जो बचता है, जो मूल चट्टान से अलग हो गया होता है, इस स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, स्टैक। आपको सब समझ में आ रहा होगा कि कोस्टल केव क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले तो एक क्लिफ आप समझ गए होंगे कि ये जो खड़ी चट्टान है ये क्लिफ हो गई बिल्कुल सीधी। दूसरा कोस्टल केव्स क्या होती हैं, ये आपकी कोस्टल केव हैं। तीसरा आर्क क्या होता है, आर्क भी आपने देख लिया, ये डिजाइन आपकी आर्क है। और स्टैक क्या होता है, मेहराब के ध्वस्त, यानी मेहराब मीन आर्क, आर्क के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, इसे हम स्टैक कहते हैं। ये आपका जो है ये स्टैक है। अब समुद्री जल के द्वारा जो भी संरचनाएं बनती है जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे समाप्त हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि वायु के द्वारा, सबसे पहले हमने देखा था नदियों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं लास्ट वीडियो में, और आज में हमने देखा है कि महासागरीय जल के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब वायु के द्वारा अपर्दन से क्या बनता है और निक्षेपण से क्या बनता है, और निक्षेपण से लोहेस के मैदान बनते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। वायु के निक्षेपण से, अपर्दन का मतलब कि वायु आएगी और कुछ काट देगी, अपर्दन कर देगी, और जब काटेगी तो चट्टानी टुकड़ा है, जैसे ये चट्टानी टुकड़ा है, इसको अगर काटेगी तो जो
आपके टुकड़े होंगे बारीक, उनको उड़ाकर कहीं ले जाएगी दूसरी जगह, जहाँ जमा करेगी वहाँ निक्षेपण से जो बनेगा, तो निक्षेपण से बना है लोयस का मैदान, चीन में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोयस का मैदान किससे निर्मित है, तो ये वायु के द्वारा निर्मित है, वायु के निक्षेपण के द्वारा। अब देखिए इंसेलबर्ग क्या होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट शैल, बहुत कठोर शैल होती है, ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन से कुछ टीले दिखाई पड़ते हैं जिनका आकार गुंबद या पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आकार कैसा है, गुंबद या पिरामिड की तरह है, पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, ये गुंबद या पिरामिड के जैसा ही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसेलबर्ग। अब मशरूम रॉक, ये तो आइसक्रीम है बिल्कुल, कोन ज़्यादा से ज़्यादा भर लो इसमें आइसक्रीम। ये मशरूम रॉक क्या है, तो आपको दिख रहा है ये वायु के द्वारा चट्टान का जब अपर्दन किया जाता है, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोनों चीज़ बनती है, इंसेलबर्ग भी, ये भी, और मशरूम रॉक भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जब वायु तेज होगी धीरे धीरे करके एक समय पे वायु इसका अपर्दन कर देगी, तो जब वायु का अपर्दन इस प्रकार से होता है कि चट्टान का निचला जो हिस्सा होता है वो पतला हो और ऊपरी हिस्सा एक मशरूम के आकार का बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं मशरूम रॉक। चलिए, आपका जो भी टॉपिक था हमारा पिछला जियोमॉर्फोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, वो सारा कवर हो चुका है। अब इस वीडियो में हम आगे बात कर रहे हैं जलमंडल की। जलमंडल वायुमंडल हम मिला के पढ़ाएंगे इसमें आपको। अब सारी चीज़ें इसी में आएंगी कि चक्रवात कैसे आते हैं, अभी जो आपका ताउते चक्रवात आया है, जो यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है, तो ये सारे चक्रवात कैसे बनते हैं, ये मई जून में ही क्यों आते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें, आपकी वर्षा कब होगी, कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, महासागरीय नितल के उच्चावच अब देख लेते हैं कि महासागर जो हमारा होता है उसके नितल पे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी होती है, उच्चावच में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी है। तो कैसे हम पता करते हैं, हमने ज्योग्राफी में पहले भी बताया हुआ है कि पहले हम चीज़ों को भूगोल में देखते हैं। जैसे हम महासागर में गए, महासागर में हमने अंदर देखा कि कौन सी संरचना है, फिर हम उसके कारण की खोज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो महासागर बहुत गहरा है, अंदर अंधेरा रहता है, तो सोनार की मदद से, सोनार की मदद से हम महासागरीय नितल के उच्चावच का मापन और मानचित्रण करते हैं। ठीक है, ये देख लिए सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो सोनार क्या है, तो ये जैसे आपका शिप है, ठीक है, तो इस शिप में नीचे सोनार लगा होगा यहाँ पे, ये क्या होगा आपका साउंड वेव, मतलब कि ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगों को ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा यहाँ से। तो नीचे जो भी आपकी जैसी भी संरचना होगी, जैसे यहाँ पे व्हेल आ गई है, तो व्हेल पे ये आके ध्वनि तरंग आपकी पड़ेगी और टकरा के ये वापस जाएगी। तो यहाँ पे रिसीवर, यहाँ ट्रांसमीटर लगा है, यहीं पे रिसीवर लगा है, तो वो रिसीवर सब रिसीव कर लेगा कि नीचे किस तरह की संरचना है। तो सोनार की मदद से हम समुद्र के नीचे पता करते हैं कि कहाँ पे कैसी संरचना, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे पर्वत है, कैसे क्या है। अब देखिए, महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। मेजर जो आपके पार्ट्स हैं वो 4 हैं, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, और चौथा है महासागरीय गर्त, ओशियन ट्रेंच। ठीक है, अब कारण क्या है इन सारी चीज़ों के, जो महासागर का ऐसा स्थल रूप है, महासागर का उच्चावच इस प्रकार का है, कहीं शेल्फ है, कहीं स्लोप है, कहीं प्लेन है, कहीं खाई है, ट्रेंच है, गर्त है। तो इन सब चीज़ों के बनने का कारण क्या है, तो एक तो आपका टेक्टोनिक है, हम बढ़ा चुके हैं डिटेल में, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया, इन सब के प्रभाव से हमारी ये चीज़ें बनती हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्थल खंड है, भूभाग है, लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, ठीक है, और ये महासागर है, स्थल मंडल के ऊपर ही जल भरा है। तो ये महासागर आपका यहाँ से है, ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका, जहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना, वो जो बीच का एरिया होता है, समुद्र के किनारे वाले बीच का एरिया, उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं, जहाँ जो तट आपका जल से मग्न रहे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये समुद्र में एक ढाल बनता जाएगा, अंदर जाएंगे, गहराई में बढ़ते जाएंगे, तो गहराई बढ़ती जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय ढाल। फिर ये हो गया डीप सी प्लेन, महासागरीय नितल जिसे कहते हैं, ये कटक है। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना होंगी कटक कहेंगे। ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं, और ये ज्वालामुखी क्रिया जो महासागर में होती है, और ज्वालामुखी क्रिया अगर बड़े स्तर पे होती है, और ये जो आपका लावा निकलता है, ये लावा जमता जमता सागर की जो ये तल है, स्तर है ना जल, ये महासागर का,
तो महासागर की जो तल है उससे समुद्र तल जिसे बोलते हैं, ये समुद्र तल है आपका। तो समुद्र तल ये नितल है, जो जहाँ पे सबसे नीचे है ये नितल है, ऊपर वाला तल है। तो समुद्र तल के अगर ऊपर ये ज्वालामुखी क्रिया होते होते निकल आता है तो इसे हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या है? ऐसी संरचना जिसके चारों ओर जल भरा हो, ऐसा स्थलखंड, ऐसा स्थल भाग जिसके चारों ओर जल भरा हो, द्वीप है। मध्य महासागरीय कटक है ये। तो ये महासागर की आपकी संरचना है, मोटे मोटे रूप में आप समझ लीजिए। अब देखिए ये स्थिति से समझ लीजिए, ये आपका जो ये पूरा जल भरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा ये जल भरा है इसमें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए ये महासागर है आपका, ये आपका क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे जल भरा है। कॉन्टिनेंटल राइज है ये ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, देखिए ये स्लोप है बिल्कुल, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये वोल्केनिक आइलैंड है, यहाँ पे कहीं ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। ठीक है, जो आपके ज्वालामुखी द्वीप कहलाते हैं, ये ज्वालामुखी द्वीप है। ये मिड ओशन रिज है आपकी, ये रिफ्ट वैली, ये जो है आपकी ट्रेंच है, गर्त है, ये आपकी गर्त है, खाई, जैसे मेरियाना ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है। ठीक है, ये सेम वही पार्ट है। महासागर के दूसरे साइड में कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। तो ये महासागर का आपका डिजाइन है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो महासागरीय, प्रशांत महासागर के द्वीप और द्वीप समूह। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रशांत महासागर में जो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जापान द्वीप समूह है, प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, अब सबसे पहले आप प्रशांत महासागर को देख लीजिए। देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका पूरा प्रशांत महासागर है, ये वाला एरिया, जितना भी ये एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये एरिया। ठीक है, ये देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, इधर चाइना है, साउथ कोरिया, जापान है, और इसके एक साइड में क्या है? देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का ये ईस्ट है आपका, ये पूर्वी किनारा है। ये पूर्वी किनारे पे क्या है प्रशांत महासागर के? तो देखिए ये कनाडा है, ये यूएसए है, मैक्सिको, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, और ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। तो ये है आपका पूरा प्रशांत महासागर। अब इसके हम द्वीप देख लेते हैं। देखिए प्रशांत महासागर में कौन कौन से हैं? हम जापान द्वीप समूह की बात करेंगे। तो जापान में कौन कौन से हैं द्वीप? 4 ही द्वीप हैं आपके, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये आपका है जापान। ठीक है, ये जापान सी है, ये पूरा आपका जापान है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा जापान है। अब जापान में देखिए ये होकाइडो, ये आइलैंड एक हो गया, एक होन्शु हो गया, द्वीप मतलब 4 द्वीपों से मिलके जापान बना है। ये आपका शिकोकू है और ये आपका क्यूशू है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा आपका जापान का द्वीप है? चारों द्वीपों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, चारों दे देगा। तो सबसे बड़ा देखिए आपका होन्शु द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु, बस यही पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण भी कभी पूछ लेगा, ऐसे दे देगा का ये उत्तर है आपका, ठीक है, ये दक्षिण है पार्ट आपका, तो उत्तर से दक्षिण आपको पूछ लेगा कि कौन कौन से द्वीप हैं, तो आपको सिंपल दिख रहा है। चलिए वो बड़े वाले मतलब मैप में देख लेते हैं कि जापान कहाँ है। ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये है आपका जापान। देखिए ये है आपका जापान, ठीक है, ये एरिया जो है आपका ये जापान है। ये आपका साउथ कोरिया है, ये पूरा एरिया जापान का है आपका। अब इंडोनेशिया द्वीप समूह देख लेते हैं। देखिए इंडोनेशिया द्वीप समूह में देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा है। सिलेबीज, पश्चिमी इरियन,
फिर आगे आएगा मेलानेशिया द्वीप समूह। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह में क्या क्या है, सुमात्रा, जावा, सिलेबीज और पश्चिमीरियन, और एक और चीज़ है बोर्नियो। ये आपका पूरा है बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो में क्या है कि 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कहा जाता है, ऐसी भूमि जहाँ पे 3 देश हों। तो इस पे 3 देशों का अधिकार है। ये पूरा बोर्नियो है। इस बोर्नियो पे 3 देश हैं, कौन कौन से, ये ब्रुनेई है, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया। तो ये बोर्नियो आइलैंड है, ये प्रशांत महासागर में है और इसमें 3 देशों का अधिकार है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो इन सबको आप मैप पे चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये है आपका इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है, ये आपका है सुमात्रा, ये आपका है जावा, ये सेलेबीज है, ये आपका बोर्नियो है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये इंडोनेशिया में है और ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी पूरा एरिया न्यू गिनी है। ये आधा जो है बीच से ये इधर पापुआ न्यू गिनी है और इसे हम पश्चिमी एरियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इंडोनेशिया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा। ठीक है, इंडोनेशिया होगा मेलानेशिया, सोलोमन, फिजी, न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, ये सब जितने भी द्वीप हैं ये सब प्रशांत महासागर के द्वीप हैं, प्रशांत महासागर। इनको आप मैप में देख लीजिए जिससे एक माइंड में लोकेशन बैठ जाए इनकी। मार्शल, एलिस, गिलबर्ट, पोलिनेशिया, पोलिनेशिया में हवाई, कुक, टोंगा, समोआ। अब फिर ये इंपॉर्टेंट द्वीप है, ताइवान कहाँ पे है, हैनान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड, क्यूराइल, फिलीपीन। ये सारे द्वीप जो हैं आपके पैसिफिक प्रशांत महासागर के हैं। कभी क्वेश्चन आता है 4 द्वीप दे देगा, कौन सा प्रशांत महासागर में है। ये लुजोन है आपका, क्या है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है। अब देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया में भी देख चुके हैं, यहाँ फिलीपींस है। ये एरिया जो है माइक्रोनेशिया का है। बहुत माइक्रोनेशिया एक समूह है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये नौरू है यहाँ पे। ये मेलानेशिया है, एक द्वीप समूह है, सिर्फ द्वीप नहीं द्वीप समूह है, इसके अंदर बहुत सारे द्वीप हैं। ये पॉलिनेशिया है, ये भी द्वीप समूह है, इसके अंदर बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे आपका इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया में इधर सुमात्रा है, इधर जावा है, यहाँ सेलेबीज हैं, यहाँ पे बोर्नियो है, यहाँ पे पपुआ पश्चिमी एरियन है, वेस्टर्न एरियन है। तो ये सब मिला के इंडोनेशिया होता है, द्वीप समूह बोलते हैं। अब देखिए अटलांटिक महासागर के द्वीप समूह, अटलांटिक महासागर के कौन कौन से द्वीप हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अटलांटिक महासागर पहले देख लीजिए, उसके बाद इसके द्वीप समूह देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपका ये एरिया दिख रहा है, नॉर्थ अटलांटिक लिखा है, यहाँ पे क्या है, साउथ अटलांटिक लिखा है। तो ये जो यहाँ से है पूरा एरिया, ये है आपका अटलांटिक ओशन। एस के आकार का है ना, ये देखिए ये ऐसे एस बना है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन के द्वीप समूह आपको देखने हैं तो देखिए ग्रीनलैंड है, यहाँ आइसलैंड है, यहाँ आयरलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। देखिए ये सारे आपके द्वीप समूह ही हैं। तो आप मैप में देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा। देखिए ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आइसलैंड है, अर्जोस है, मडीरा, बरमूडा, केनारी, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, केप वर्डे, जमैका, प्यूर्टोरिको, बहामा, ब्रिटिश द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप। ये सारे द्वीप आपके कहाँ पे हैं, ये सारे द्वीप आपके हैं अटलांटिक महासागर में।
ये आपका हो गया अटलांटिक महासागर। अब हिंद महासागर देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है कि इसके 3 लेयर हैं, आप इससे समझ सकते हैं। एक पार्ट इधर के द्वीपों का ले लीजिए आप, एक बिल्कुल सीधा ये ले लीजिए, ये द्वीप कौन कौन से हैं, और एक इधर ले लीजिए, इधर कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये डिएगो गार्सिया है आपका, ये कोकोज है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये लोकेशन में आप मैप में देख लेंगे समझ में। ये अंडमान निकोबार है, सुमात्रा है, जावा है, यहाँ देखिए सेशेल्स है, जंजीबार है, कॉमोरस है, मेडागास्कर है, ये मॉरिशस है, रियूनियन है, और ये आपका डिएगो गार्सिया है। चलिए इनको हम देख लेते हैं मैप में। ये है आपका इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशन है आपका। ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर होगा उत्तरी हिंद महासागर, ये है दक्षिणी हिंद महासागर। तो यहाँ के कौन कौन से द्वीप हैं और यहाँ के कौन कौन से द्वीप हैं उत्तरी हिंद महासागर के, तो चलिए देख लेते हैं। ये लक्षद्वीप आ गया, ठीक है, ये आपका प्यारा हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है, ये भी, और ये लक्षद्वीप है। ये आपका मालदीव है, ये मालदीव है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो ये आपका देखिए सेशेल्स यहाँ पे है, ये मॉरिशस है आपका, ये रियूनियन है आपका, ये मेडागास्कर है जो बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। मेडागास्कर के ऊपर जाएंगे तो ये कॉमोरोज है, और यहाँ पे एक द्वीप है आपका जंजीबार, ये देखिए ये जंजीबार दिख रहा है ना, ये जंजीबार द्वीप है। सेशेल्स ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं। सोकोत्रा यहाँ पे है, तो ये है आपके हिंद महासागर के द्वीप। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। मत्स्य के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय जो मग्न तट एरिया होता है वो मछली पालन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे कि आखिर ये मग्न तट ही क्यों मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जैसे न्यू फाउंडलैंड है आपका अमेरिका के पास, तो क्यों उपयुक्त है, कहाँ पे मछलियाँ क्यों अधिक होती हैं। महासागरीय नितल के किस भाग पर अंतः सागरीय कैनियन और अंतः सागरीय कंदराएँ पाई जाती हैं, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल पे। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है या जावा गर्त बोलते हैं। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारत और अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक है, तो कार्लसवर्ग कटक है। किस महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिक है, टेम्परेचर किसका सबसे अधिक है, तो प्रशांत महासागर का। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं। तो देखिए ये आपका जो चित्र में दिख रहा है ये आपका है प्रवाल भित्ति है ये, ठीक है। कोरल रीफ, देखिए प्रवाल कोरल क्या होता है, तो अर्थात मुझे मूंगा भी बोलते हैं, एक समुद्री जीव है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। ये अपना निर्वाह चूने से करता है, ठीक है, और एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की एक खोल बना लेते हैं। एक ही जगह पे असंख्य मूंगे रहते हैं और वो अपने चारों ओर एक चूने का आवरण बना लेते हैं, खोल बना लेते हैं, ठीक है। और फिर जब मूंगा मर जाता है, जब मूंगे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है, तो एक के ऊपर एक कई लेयर हो जाती है। तो इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंतराल पर एक विस्तृत भित्ति या रीफ बन जाती है, जिसे हम प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहते हैं। अब प्रवाल भित्ति विकास के आवश्यक दशाएं कौन कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पे ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ या कोरल ये जो जंतु हैं आपके आएंगे, तो उष्णकटिबंधीय महासागर होगा, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है ये सब अभी आगे डिटेल में बताएंगे। उष्णकटिबंधीय महासागर क्या होता है सब आपको समझ में आएगा। जहाँ का तापमान टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री हो, सूर्य किरणों के प्रवेश तक की समुद्री गहराई हो, ऐसी गहराई हो जहाँ पर सूर्य की किरणें प्रवेश करती हों, जैसे आपका क्या महाद्वीपीय मग्न तट। अवसाद मुक्त जल आपका जो होता है, ठीक है,
मतलब कि जल में बहुत ज़्यादा अवसाद ना हो, क्योंकि जब अवसाद होते हैं तो वो जाके इन कीड़ों के मुंह में फंस जाते हैं, जिससे सांस नहीं ले पाते, इनकी मृत्यु हो जाती है। और सामान्य सामुद्रिक लवणता हो, बहुत ज़्यादा उसमें सैलिनिटी ना हो उसकी, 27 से 30 लवणता का ये चिन्ह है, 27 से 30 लवणता हो। अंतः सागरीय चबूतरों की उपस्थिति हो, जहाँ पे ये बैठ सके, आराम से निवास कर सके, और मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों से विमुक्त क्षेत्र हो, वहाँ पे मानवीय क्रियाकलाप ना हो। तो ये सब इनकी मतलब दशाएं हैं। अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पे मूंगा हो सकता है। अब देखिए प्रवाल जीव, जो प्रवाल कीट होते हैं, जैव विविधता सर्वाधिक इनमें होती है, ठीक है, इसीलिए इन्हें समुद्री वर्षावन कहते हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में, समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं। प्रवाल एक प्रकार के जंतु प्लवक हैं जो जूजेंथली के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। जूजेंथली के साथ ये एक सहजीवी के रूप में रहते हैं, और जूजेंथली प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं और कोरल के ऊपर निवास करते हैं। तो कोरल क्या है, ये एक जीव हैं, ये अपने ऊपर इनको रख लेते हैं, ठीक है, जूजेंथली को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हरे होते हैं, कोरल चूँकि हरे होते हैं जूजेंथली, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो अपना भोजन बनाते हैं। जबकि प्रवाल अपना 80% भोजन जूजेंथली से प्राप्त करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो जूजेंथली करते हैं कोरल के ऊपर रहकर। प्रवाल का रंग जूजेंथली के कारण ही भूरा हरा दिखाई पड़ता है। देखिए प्रवाल क्या होता है, तो चूने की खोल ऊपर आवरण बना लेता है, तो वो तो सफ़ेद होगा, लेकिन जो आपके ब्राउन कलर के या ग्रीन कलर के, भूरा हरा सब कई कलर का दिखाई पड़ता है प्रवाल, तो वो होता है आपका जूजेंथली के कारण। जब प्रवाल कीटों के लिए प्रतिकूल दशाएं होती हैं, मतलब प्रतिकूल दशाएं होंगी, पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा या आप उसमें अवसाद ज़्यादा आ जाएंगे आदि, तो जूजेंथली सूख जाता है। मतलब प्रवाल के ऊपर जो पौधा है ये, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, तो ये ही मर जाता है, सूख जाता है। तो जब ये सूख जाएगा तो प्रवाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो ये नष्ट हो जाते हैं, तो जिनसे कीटों का रंग सफ़ेद हो जाता है। और इसी को ही हम प्रवाल विरंजन या ब्लीचिंग बोलते हैं। ये भी पूछा गया प्रवाल विरंजन क्या होता है, तो कीटों का रंग सफ़ेद हो जाता है, मरने लगते हैं। अब प्रतिकूल दशाएं, ऐसी दशाएं जिनमें प्रवाल जीव आप जीवित नहीं रहेंगे, वो कौन सी हैं, तो पूर्ण स्वच्छ जल, इसमें पोषक तत्व ही नहीं रहेंगे। पूर्ण स्वच्छ जल रहेगा तो पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तो जीवित कैसे रहेंगे। ज़्यादा प्रदूषण युक्त जल होगा तो अवसाद होंगे, अवसाद कीटों के मुंह में जमा हो जाएंगे, जब मुंह में जमा हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे डेल्टाई क्षेत्र में क्या होगा, अवसाद ज़्यादा होता है, नदियाँ अवसाद बहा कर ले जाती हैं, तो वह प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएँ हैं। अधिक गर्म जल होगा तब भी ये ब्लीचिंग हो जाएगी, ये अपना जो जूजेंथली हैं वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो प्रवाल की मृत्यु हो जाएगी। और अधिक सामुद्रिक गहराई ना हो, अधिक सामुद्रिक गहराई और लवणता होगी तो वहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब चलिए रचना के आधार पर देखते हैं प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फ्रिंजिंग रीफ है, तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ है, तीसरा प्रवाल वलय या एटॉल बोलते हैं, ठीक है, कोरल रीफ या एटॉल बोलते हैं इसको। अब देखिए ये आपका स्थल है, मतलब सतह है, ये आपका सतह है, स्थल है, और ये समुद्र का ढाल है, ये समुद्र का ढाल है, ये जल भरा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा एरिया में समझ लीजिए जल भरा है, यहाँ से ये जल भरा है। तो महाद्वीप या द्वीप के किनारे निर्मित प्रवाल भित्ति को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। कहाँ पर है, तो कोई किसी द्वीप के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल सतह से यहाँ से निर्मित, जैसे ये देख लीजिए आपका चित्र में देखिए आप डायग्राम में, ये आपका द्वीप है, ये जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे सतह है, और ये बिल्कुल सतह के पास से निर्मित है, ठीक है, बिल्कुल सतह के पास से निर्मित द्वीप है ये प्रवाल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी जो कोरल रीफ होगी उसे हम तटीय प्रवाल भित्ति, जो तट के पास होगी, फ्रिंजिंग रीफ बोलेंगे। अवरोधक या बैरियर रीफ कौन सी है, तो ये आपका स्थल खंड है, ठीक है, ये आपका पूरे एरिया में जल भरा था तो ये अवरोध बना लिया। ये जो आपका ये स्थल है, ये ढाल है, इस ढाल के साथ में ये समुद्र की ओर, ये इधर समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र की ओर ये कीटों ने इस शेप में अपना मतलब घर बनाया है, इस शेप में ये यहाँ पे रह रहे हैं कि सतह और कीटों के मध्य में एक जल भरा है, ठीक है, ये छोटी सी झील हो जाएगी इसके बीच में, ये यहाँ पे जल भरा रहेगा। इस प्रकार की संरचना हम बोलेंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति। जैसे इस चित्र में देखिए ये आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति है, ऊपर वाला जो चित्र है वो अवरोधक है, ये आपका प्रवाल है, ये सारे आपके प्रवाल हैं, प्रवाल भित्ति है, और ये आपका स्थल है, ये बीच में जल भरा हुआ है,
जब प्रवाल और स्थल के बीच में इस प्रकार से जल भरा होता है तो उसे हम बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अगला देखिए एटॉल क्या होता है। एटॉल सिंपल किसी द्वीप के चारों ओर या कोई पठार या द्वीप जिसके चारों ओर अंडाकार रूप में प्रवाल भित्त बन जाए उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉल बोलेंगे। घोड़े की नाल या अंगूठी के सदृश होती है। जैसे आपका लक्षद्वीप क्या है, एटॉल का उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ आपका सिंपल है, बैरियर रीफ का उदाहरण है। और तटीय प्रवाल भित्त का क्या, मन्नार की खाड़ी जो है भारत में है वो तटीय प्रवाल भित्त का उदाहरण है। अब एटॉल देख लेते हैं। ये क्या है आपका, एटॉल है, ठीक है, ये एटॉल है आपका। ये बीच में द्वीप है। अब इस द्वीप के चारों ओर देखिए प्रवाल भित्ति बनी है। ये द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्ति आपका लगी हुई है। अब इसको, इस संरचना को हम बोलेंगे एटॉल। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी आपने मैप में देखा था ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये एक क्वींसलैंड प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। और ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, ईस्ट भाग है, ईस्ट पार्ट है। यहाँ पर ये आपका जो देखिए ब्लू और रेड कलर में दिखाई पड़ रही है, ये पूरे एरिया में ये है आपका बैरियर रीफ। इसे हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। इसको मैप में देख लेते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। ये देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये जो आपका ईस्ट पार्ट है, ये एरिया जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ये एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ये देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है। ये जो संरचना आपकी दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ये ग्रेट बैरियर रीफ है पूरी, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये था हमारा आज का जलमंडल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट की, पृथ्वी के ऊष्मा बजट की, कि कितनी हीट पृथ्वी को मिलती हो, कितनी रहनी चाहिए, जो भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।